स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। एज यूजुअल आप कह रहे होंगे कि सर आप बोलेंगे इन हाई स्पिरिट्स जी, तो एवरीवन शुड बी इन हाई स्पिरिट्स। और जब भी आप पढ़ाई लिखाई का काम करें, कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करें जिससे आपको आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो, तो यू शुड बी इन हाई स्पिरिट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 27th, and as you know that we are studying strategic human resource management. हम आज अपने लेक्चर के शुरू में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो हमने एचआर स्ट्रेटजी पढ़ी थी। उसके बाद हम जो हमारी केस स्टडी आई थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड देन वी एम्बार्क अपॉन आवर न्यू टॉपिक। सो लेट्स मूव अहेड। 27th लेक्चर, ओवरव्यू ऑफ 26th एचआर स्ट्रेटजीज की बात करेंगे और उसके बाद हम केस स्टडी पे चले जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। और ये आपको ये देखें, ये बेसिस है, ये बेस जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। और जैसे कि हमने बेसिकली पढ़ा था कि इसके जो एम्स हैं दे हैव 4 एम्स, और इसके अंदर एम नंबर 1 इज टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑन द बिजनेस एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो एक तो इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑन द बिजनेस और फिर उनका कंट्रीब्यूशन इन रिटर्न ऑन द वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था कि टू डिटरमाइन एचआर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी इन रिटर्न। सो जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं वो आपको वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इन रिटर्न में दें। जो आप एचआर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं उसका बेनिफिट तो कोई होना चाहिए ना। जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट को, जब तक शेयर होल्डर को उसका बेनिफिट नहीं नजर आएगा, वो आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करेंगे। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि ह्यूमन रिसोर्स की, everybody knows that human resource is very important, लेकिन मसला ये है कि जब तक आपके स्टेक होल्डर्स, जब तक आपके शेयर होल्डर्स, जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट इस फिलॉसफी को बाय नहीं करेगी कि योर ह्यूमन रिसोर्स इज योर कैपिटल, दे आर द इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से बॉटम लाइन जो है वो कल रिटर्न आएगा, वैल्यू ऑफ मनी होगी, और फिर इसकी बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी से आपके रेवेन्यूज जनरेट होंगे। Until and unless ये चीज एचआर प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो एचआर प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यू हैव वंस you understand the importance, then you have to advocate for that importance. और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट इन रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो कोर चीज है कि आपने वैल्यू ऑफ मनी इन रिटर्न जो है, जो रिटर्न है, वैल्यू में जो रिटर्न है, वो आपने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, अपने शेयर होल्डर्स को आपने वो दिखाना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसकी जो वैल्यू है वो इट्स मोर देन basically the other resources which can be deployed in replacement of the investment on HR. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा टेक्टफुली और टेक्निकली इवेल्युएट करके आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, और करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद बेसिकली जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसका एक और एम भी है, बेसिकली टू प्रोवाइड डेटा। देखें, ये जो डेटाबेस है, जब आप इस स्टेज पे होते हैं आपको डेटाबेस मिलता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डेटाबेस मिलता है, उनकी बेसिकली बहुत सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको आप वो डेटा से आप एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इशू कहाँ पे आ रहा है। और जब आपके पास क्वालिटी डेटा होगा, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बड़ा जल्दी कर लेंगे, और उसके ऊपर आपने फिर अगेन आपका जो रेमेडियल एक्शन होगा वो होगा, और आप अगेन यू विल बी ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अब नाउ लेट्स बेसिकली डिस्कस दी, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं केस स्टडी पे।
जो लास्ट लेक्चर में हमने केस स्टडी डिस्कस की थी वो थी बेसिकली ज्वेलर्स म्यूचुअल इंश्योरेंस के ऊपर, और उन्होंने भी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम था उसको उन्होंने बिल्ड किया, और उन्होंने ये देखा कि बेसिकली इशू ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन गोल ड्रिवन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करती है और मैनेजमेंट जो है वो बता देती है कि जी ये आपके गोल्स है और ये आपने कंप्लाई करने हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्सेप्ट तो करते हैं बट एक रिजेंटमेंट आती है, वो डीमोटिवेटेड होते हैं। सो एक चीज़ याद रखें, जब तक एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग नहीं होगी और बेसिकली डिफाइनिंग दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में उनका बाय-इन नहीं होगा, तो डीमोटिवेशन आएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इस केस स्टडी में ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज़ की बेसिकली रिजेंटमेंट है, तो उन्होंने फिर सिस्टम को रीडिज़ाइन किया और वहाँ पे इनकरेज किया एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। और ये डिसीजन टॉप लेवल पे होता है। देखें, एक चीज़ याद रखें कि ये जब तक के ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस की, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ की, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस की टॉप लेवल पे बाय-इन ना हो, जब तक टॉप लेवल पे बाय-इन नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ पे भी इस केस स्टडी में भी टॉप लेवल पे बाय-इन थी। उन्होंने बेसिकली आउटसाइडर कंसल्टेंट हायर किया, उसने वैल्यूएट किया, लोगों से इंटरव्यूज किए, फोकस ग्रुप किए एंड ट्राइड टू बेसिकली पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। और फिर जो प्रॉब्लम पिन पॉइंट हुई विद द बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, तो वो रेमेडियल एक्शन भी रिकमेंड हुए और फिर वो रेमेडियल एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किए और फिर बहुत सारी चेंजेस वो अपने परफॉर्मेंस सिस्टम में लेके आए। और उन चेंजेस से फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में नॉट ओनली उनकी परफॉर्मेंस में बेसिकली इजाफा हुआ, मोटिवेशन में इजाफा हुआ, बट ऑल्सो व्हाट हैपेंड वाज दैट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और ये एग्जाम्पल समझी जाती है, इसके स्टडी में बताया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग इन रीडिजाइनिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली इसका एक बॉटम लाइन था। और जब एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन होगी तो उससे फायदा ये होगा कि एम्प्लॉई का, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनटिल एंड अनलेस समबडी फील्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो एक रूटीन का काम है और आप कर रहे हैं, तो वो आप एज ए रूटीन जॉब करेंगे। शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ना करें, आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं और वो जॉब कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी पार्टिसिपेशन होगी अपनी जॉब डिज़ाइन में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस गोल सेटिंग के अंदर, व्हेन यू, उससे क्या होगा, यू स्टार्ट ओनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू स्टार्ट ओनिंग योर जॉब, यू विल स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होगा, आपकी काम में वैल्यू एडिशन आएगी। आप काम रिस्पॉन्सिबली करेंगे, आप काम फोकस होके करेंगे, आप काम डेडिकेटेड होके करेंगे और फिर आप में मोटिवेशन आएगी। यस, यू हैव टू डू इट, and then you will basically, ultimately human nature is that you will basically have a resolve with you that you will have to go an extra mile. आप ज्यादा एफर्ट इसके अंदर डालेंगे टू अचीव whatever you're doing. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त किसी भी काम को करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आ जाए, तो वो आपके लिए एक वैल्यू एडिशन बनता है। और जब ये वैल्यू एडिशन आती है तो डेफिनेटली इसका फायदा इंडिविजुअल को भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। अब आप कहेंगे जी इंडिविजुअल को कैसे फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। क्या आपने रिस्पॉन्सिबली काम किया, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए, आपने अच्छा काम कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपका जो एफर्ट है वो प्रॉफिटेबल हुआ, वो प्रोडक्टिव हुआ और ऑर्गेनाइजेशन ने उससे फ़ायदा उठा लिया, तो इंडिविजुअल को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिविजुअल को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नो, देखिए, इंडिविजुअल को दो फायदे होंगे, एक डायरेक्ट फायदा है और एक इनडायरेक्ट फायदा है। डायरेक्ट फायदा ये होगा कि जब वो अच्छा काम करेगा तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैकेनिज्म होता है।
या होगा, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका डेफिनेटली एक मैकेनिज्म होता है टू रिवॉर्ड द पीपल दोज हु गो एक्स्ट्रा माइल, दोज हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा जो फायदा है जो इनडायरेक्ट है वो क्या है, आप बताएं जी मुझे। नहीं, मैं नहीं बताता, आप बताएं। सॉरी, आपने बताना। देखें, अब तो आपको बेसिकली इतना नॉलेज आपको मिल जाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि आप बहुत सारी चीजें मुझे बताएं। जी आप बताएं। जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। देखिए, दूसरा फायदा यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी, उसका एक नाम होगा, तो डेफिनेटली आपकी जो एसोसिएशन है, आप भी अपग्रेड होंगे कि आप यू विल बी प्राउड टू टेल दैट यू वर्क इन दिस दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब इंडस्ट्री में नाम होता है, एक इंडस्ट्री में ब्रांड होता है, तो वो ब्रांड एसोसिएशन आपको बहुत फायदा पहुंचाती है। और उससे अल्टीमेट एक और फायदा ये आपको ये होगा कि जब आप अच्छा काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, तो जब आप मूव करते हैं किसी और जगह, आपको ऑफर मिलती है, तो आपको बेहतर बेसिकली पैकेज भी ऑफर मिलेगी, बेहतर पोजीशन भी ऑफर मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। आप उसको इंटेंजिबल इस तरह देखते हैं कि आपको डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा आपको ये बहुत है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेचर है, ऑर्गेनाइजेशन का एक कंपैरेटिव एडवांटेज है इन द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो एनवी करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ब्रिलियंट, जबरदस्त, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इसके लोग जो काम जिसमें काम करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। So again, indirectly you are benefiting that you will be your brand, your personal brand is associated with the corporate brand, और उससे आपको बहुत फायदा होता है। आपकी एक प्रेस्टीज, आपकी सोसाइटी में एक प्रेस्टीज डेवलप होती है, आपकी प्रोफेशन में एक प्रेस्टीज डेवलप होती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वाओ, लोग आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, लोग आपसे भी करते हैं कि अच्छा ये जब इस फला ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है। तो ये एक इनटेंजिबल फायदा है, एक सेकंड इनडायरेक्ट फायदा है, सेकंड जो मैंने आपको बताया था, और आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपने बहुत अच्छी मुझे एग्जांपल दी कि यस, इनडायरेक्ट फायदा इसमें ये हो सकता है। सो लेट्स मूव अहेड, और आज हम देखते हैं कि कौन सी HR स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। सो आवर स्ट्रेटजी टुडे इज वेरी गुड, हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और आज हम डिस्कस करेंगे हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी। और देखें, जैसे कि हमने ये हमारे पास जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, हम वन बाय वन कुछ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ का ओवरव्यू लेंगे, बिकॉज हमने अब बेसिकली इनको क्लोज की तरफ जाना है, बिकॉज वी विल बेसिकली नाउ एट द लास्ट लेग ऑफ आवर कोर्स, और इनको हम बेसिकली लास्ट 2 लेक्चर्स में समराइज करेंगे। आपका पूरा जो हमने पढ़ा है इस कोर्स में, उसको आपको एक समराइज फॉर्म में हम करेंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि 1-2 केस स्टडीज भी उस पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस कर लें, ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी। हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी बेसिकली अगेन, अगर आप द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको अगर आप समझ लेंगे, तो ये मैं इसीलिए बार बार आपको दिखाता हूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया और इसको फ्लो को अंडरस्टैंड कर लिया, तो द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। याद रखिए, द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। और फिर आपको पता होगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे कोइंसाइड करता है, कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, कौन सी बेसिकली स्ट्रेटजी जो है वो कौन सा एरिया डेवलप करेगा, और फिर उसकी जो रैशनलाइजेशन है, उसकी जो इंटीग्रेशन है, वो किस एरिया में बेसिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, और फिर ओवरऑल जो HR सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बेसिकली डायग्राम को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर यू। सो हमने इसमें, आप देखिए, हमने पहली स्ट्रेटजी डिस्कस की, वो कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस की। नाउ वी विल बेसिकली डिस्कस दी कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस की, फिर हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजी डिस्कस की। अब हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी। सो हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी में basically what does it mean? A high performance strategy sets out the intentions of
the organization on how it can achieve comparative advantage by improving performance through people. So it's very simple that जो भी आपकी हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशंस को बेसिकली बताती है कि वो कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करेगी बाय इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस थ्रू पीपल. सो लोगों की जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी उससे बॉटम लाइन जो है वो आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा और आपकी फर्म जो है वो प्रॉफिटेबल होगी. सो ये बेसिकली इट्स द बेसिक ऑफ द हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी. उसके बाद द एम इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. सो अब इसका जो एम है, देखें बात यह है कि जो परफॉर्मेंस है लोगों की उसका जो एम है वो क्या है कि टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. जैसा कि हमने डिस्कस किया, हर दफा हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड इन योर विद योर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी. और जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी इंटीग्रेट होती है आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ, तो उससे आपको आपके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं. सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल, द परफॉर्मेंस ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड्स कि आपने व्हाट आर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो द परफॉर्मेंस ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपने डिप्लॉय किए हैं, that's basically is there to achieve the ultimate strategic objectives, the strategic goals of the organization. क्योंकि आपकी जो तमाम तर एनर्जीज हैं, आपकी जो तमाम तर फोकस है, वो बेसिकली इज टूवर्ड्स अचीविंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और उससे फिर जो आपके तमाम जो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, पॉलिसीज हैं, जो आपकी प्रोसेसेस हैं, वो आप डिज़ाइन करते हैं और अपना पूरा ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब इसमें दिस कैन पुट इनटू अफेक्ट बाय मींस ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स. तो इसमें बेसिकली जो आपका हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली दैट कैन बी पुट इनटू अफेक्ट बाय मींस ऑफ HPWS. ये आपने टर्म बहुत सुनी होगी, जब ह्यूमन रिसोर्स आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी इसको डिस्कस करते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स. सो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो कि डेवलप होता है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स के थ्रू कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होती है. और फिर हम आके डिटेल में आगे चल के देखेंगे, बात करेंगे कि ये सिस्टम्स को कैसे डेवलप करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उससे बॉटम लाइन क्या है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट करती है द प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है. सो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स आर नोन एज हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस. तो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स को हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है. सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. इन्वेस्ट इन स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, डिजाइन वर्क in a ways that enable employee collaboration in problem solving and provide incentive to motivate workers to use their discretionary effort. अब हम बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ये बेसिकली डेफिनेशन है, ये डिस्क्राइब किया है थॉमसन एंड हेरवन ने, और ये बेसिकली इन्होंने डिस्क्राइब किया है हाई परफॉर्मेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशंस को. अब लास्ट टाइम में हमने अप्रोप्रिएट की बात की थी और बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि जी अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस क्या होते हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी एफर्ट को. और ये मैंने पहले आपसे बहुत दफा हमने ये चीज डिस्कस भी की है. डिस्कस किया डिस्क्रिशनरी एफर्ट्स को कि नहीं किया, आप बताएं मुझे. सारे खामोश क्यों हैं? हमने डिस्क्रिशनरी एफर्ट को नहीं डिस्कस किया. सोचें जरा, जहन पे जोर दें. हमने कोई ऐसी बात की जो इससे मिलती जुलती है?
हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, जी बिल्कुल। बेसिकली ये जो डिस्क्रिशनरी एफर्ट है, मैं जो हमेशा ये कहता हूं कि जो वैल्यू एडिशन करते हैं वो काम जो आप करें तो आपको उसका डायरेक्ट फायदा नहीं होता, और आप ना करें तो आपको डायरेक्ट नुकसान नहीं होता। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने कोई एक रूटीन का काम है, आप देख रहे हैं कि आप उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपके एफर्ट से फायदा हो सकता है, और आप नहीं पहुंचाते, आप नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे कोई पूछेगा नहीं उसका। लेकिन अगर आप कर देते हैं तो ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। उससे उसके दो फायदे होते हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि वो डेफिनेटली जो आपका डिस्क्रिशनरी एफर्ट है, जो आपने वैल्यूडेशन किया है, वो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होगा उससे। सो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स में, हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस में, या हाई परफॉर्मेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिस्क्रिशनरी एफर्ट है, वर्कर जो है वो मोटिवेटेड हो टू यूज देयर डिस्क्रिशनरी एफर्ट, उसकी मोटिवेशन टू गो एक्स्ट्रा माइल। जब तक वर्कर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा टू गो एक्स्ट्रा माइल, तो फिर हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम काम नहीं करेगा। और बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में इन प्लेस होते हैं। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे वर्कर हैं, जो अच्छा वर्कर कैसे बेसिकली आप कहते हैं ना कि यार ही इज वेरी ब्रिलियंट, इज वेरी गुड, इज वेरी स्मार्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जब यूजुअली आप लोग जो डिफरेंट ऑफिसेज में, डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, वो आप अक्सर कहते हैं ना यार द गाय इज वेरी गुड, ब्रिलियंट, इज एक्सीलेंट, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये टर्मिनोलॉजी कहां से आती, क्यों बोलते हैं आप? लेकिन अगर कोई रूटीन का काम कर रहा है तो वो तो रूटीन का काम कर रहा है, उसमें तो कोई स्मार्टनेस की बात नहीं है या हार्ड वर्किंग की बात नहीं है। बात तो वहां पे आती है जब somebody seems to go extra mile। जब कोई, फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूटीन का काम है जो आपको आपका बॉस देता है या जो आपका सुपरवाइजर देता है, और आप उसको पता है कि ये एक दिन में काम होगा, और आप वो काम 10 मिनट में करके ले आते हैं। एक वाओ फैक्टर आएगा कि यार एक्सेलेंट, कि जो काम यूजुअली एक दिन में होता है ये 10 मिनट में कर दिया इसने। फिर जो काम एक महीने में होता है अगर आप एक दिन में कर देंगे, अगेन इट विल बिकम अ वाओ फैक्टर। और वहां पे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्रेडिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट डेवलप होगी कि वो या ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ स्मार्ट गर्ल, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। वो क्या होगा कि आपने अपनी परफॉर्मेंस से, एंड दैट परफॉर्मेंस इज योर मोटिवेशन, योर कमिटमेंट, और आपको पता है कि आपने बस लीड लेनी है सबसे, और आप डिलीवर करते हैं, उससे आपको जो आपका जो एक पर्सनल ब्रांड डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके साथ जो एट्रीब्यूट्स हैं कि हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, मेहनती है, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी एनुअल अप्रेजल में भी फर्क पड़ता है और फिर आपकी प्रमोशंस में भी फर्क पड़ता है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया और आप एक एज ए सबॉर्डिनेट, और इतना अच्छा आप काम करते हैं कि 1 साल के बाद आपका बॉस आपके अंडर आ जाता है। ऐसा भी होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तो ये बहुत होता है कि ये इफ यू आर सो ब्रिलियंट, और यही वो इनसिक्योरिटीज हैं अक्सर जो इनकॉम्पिटेंट सुपरवाइजर हैं जो कि अपने जूनियर्स को इनकरेज बेसिकली नहीं करते टू पुट द बेस्ट एफर्ट। उनको पता है कि कल ही हमारी जगह ले लेंगे। सो ये दिस इज बेसिकली, लेकिन अगर स्मार्ट है, अगर एबिलिटी है, तो डेफिनेटली जो हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल है वो मूव अहेड, मूव अप द लैडर। ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है, एंड इट हैपन्स लाइक दिस। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगी विच गो एक्स्ट्रा माइल, विच पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, और अपने डिस्क्रिशनरी एफर्ट को वो बेसिकली यूटिलाइज करते हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द अचीविंग द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन से
या तो जब तक उनको कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिलती वो रहते हैं, और मिलती है तो वो चले जाते हैं, अदरवाइज वो उनका इनिशिएटिव आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस देन इन्वेस्ट इन द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं as far as high performance work systems, work practices and strategy, organizations की जो high performance work strategies बनती हैं उसके अंदर organization invests in the skills and abilities of the people। अगर आप जो लोग हैं, जो employees हैं, उनकी skills और abilities अच्छी होंगी, स्किल्स अच्छी होंगी, उनकी एप्लीकेशन अच्छी होंगी, एंड दे आर बेसिकली बीइंग एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड इम्प्रूव द स्किल्स, वो एम्प्लॉयज जो हैं वो बेसिकली अल्टीमेटली कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद डिजाइन वर्क इन अ वेज दैट एनेबल एम्प्लॉई कोलैबोरेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके यहाँ जो वर्क सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क सिस्टम्स हैं, वो इस तरह डिज़ाइन होने चाहिए कि एम्प्लॉयज़ आपस में कोलैबोरेट करें फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कोई किसी को अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र नहीं करता, किसी को बताता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। हर बंदा अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, बिकॉज देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो इन्वेस्ट कर रही है सब लोगों पे। अब मसला ये है कि हर बंदा अपने तौर पे अगर तजुर्बा करना शुरू कर देगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो कुछ लोग गलत करेंगे, कुछ सही करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशंस को एक कल्चर डेवलप करना चाहिए, और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पे कल्चर होता है कि कोलैबोरेटिव कल्चर ऑफ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो मिल के बैठ के डिस्कस करते हैं इशू को, और उसको फिर दे विल गो फॉर दी सोल्यूशन। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू मोटिवेट वर्कर्स, और फिर इंसेंटिव्स देते हैं वो वर्कर्स को, किसके लिए? मोटिवेशनल, टू रिमेन मोटिवेटेड टू बेसिकली यूज देयर डिस्क्रिशनरी एफर्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये रिसर्च ने इसको साबित किया है। इस बेसिकली डेफिनेशन को, दिस डेफिनेशन हैज बीन प्रूवन बाय द रिसर्च कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों पे अमल करती है तो डेफिनेटली इट विल गेट इन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड हैज बेसिकली इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्टिविटी। सो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम में हमने देखा। उसके बाद अब देखें, लेट्स डिफाइन द हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। As defined by Applebaum, high performance work systems are composed of practices that can facilitate employee involvement, skill enhancement and motivation. So ये basically definition है, जो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, और इसको भी सेम वही चीज़ है, इसमें भी वही कहते हैं कि जो हाई वर्क परफॉर्मेंस सिस्टम्स हैं, they are composed of the practices, ठीक है, that facilitate employees to basically एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। ये फैसिलिटेट करती है एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट, स्किल एनहांसमेंट एंड मोटिवेशन। सो जब तक आपका एम्प्लॉई एंगेज नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम आगे जाके इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट के ऊपर भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे। सो जब तक एम्प्लॉई एंगेज नहीं है, जब तक एम्प्लॉई इन्वॉल्व नहीं है, जब तक एम्प्लॉई कमिटेड नहीं है, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट पे हम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपस में कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन हम आगे नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। सो एम्प्लॉई अगर कमिटेड है, इन्वॉल्व्ड है, उसकी स्किल्स जो हैं वो एनहांस्ड है और मोटिवेटेड है, तो देन द अल्टीमेट रिजल्ट इज द परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट से क्या होगा? Yes, profitability. Organization excel करेगी। So इस definition को understand, I hope everybody understood it. High performance work systems are composed of practices that can facilitate employee involvement, skill enhancement and motivation. Simple, तीन चीजें, employee involvement, skill enhancement and motivation, और ये basically आपका high performance work system basically इन practices से composed है। So moving ahead, the concept of high performance work systems. Let's discuss the concept. Armitage and
Kabley Allen identified 3 themes describing HPWS concept. जी HPWS concept क्या है जी? HPWS क्या है? What it stands for? जी बताएं. आपको नहीं पता? अभी हमने पढ़ा यार. आप बताएं. जी वेरी गुड. हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स. तो ये एब्रीवेशंस भी देखें, हम जब पढ़ लेते हैं तो ये एब्रीवेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये बहुत सी केस स्टडीज में ये आ जाती हैं. ऑफ द कफ को पूछ सकता है. तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि जी HPWS क्या है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि जी HPWS क्या है. सो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आपको ये टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए. हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स. सो लेट्स सी के आर्मिटेज क्या कहते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम के बारे में. एन ओपन एंड क्रिएटिव कल्चर दैट इज पीपल सेंटर्ड. तो बेसिकली वही कहते हैं कि ओपन एंड क्रिएटिव कल्चर होना चाहिए जो पीपल सेंटर्ड हो. एंड इंक्लूसिव where decision taking is communicated and shared throughout the organization. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें, जब क्रिएटिव कल्चर होगा, ओपन कल्चर होगा, बेसिकली पीपल सेंट्रल कल्चर होगा, तो इसका बेसिकली इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ओपन सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल. और बेसिकली जब आप कम्युनिकेशन में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो शेयर होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादा एक ओपननेस का बेसिकली इन्वायरमेंट बनेगा. और उस ओपननेस से बेसिकली एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा, एंड दैट कल्चर विल बी बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. तो एक चीज़ याद रखें, कोई भी कल्चर जो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी पे डेवलप हो, सर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट आएगा जी. सो उस पे जो डेवलप होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा, बड़ा कमिटेड कल्चर होगा और बड़ा रिच कल्चर होगा. तो ये इसको आपने देखना है. देन इन्वेस्टमेंट इन पीपल थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लॉयल्टी, इंक्लूसिवनेस एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग. सो यहाँ पे बेसिकली हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर. लॉयल्टी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग. देखिए, लॉयल्टी जो है ना वो आप खरीद नहीं सकते हैं, वो आप अर्न करते हैं. लॉयल्टी, यू कांट बाय लॉयल्टी, यू अर्न लॉयल्टी. और लॉयल्टी कैसे आती है? लॉयल्टी के लिए आपको you have to create the environment and the relationship of trust and transparency. और फिर पता हो ऑर्गेनाइजेशन को ओके दिस गाय इज डिपेंडेबल, और एम्प्लॉई को पता हो कि यस अगर मैं कहीं में प्रॉब्लम में आता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन विल स्टैंड बाय मी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ये एलिमेंट अगर आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत थ्राइव करती हैं, और यहाँ पे रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है, एम्प्लॉय का टर्नओवर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेजरेबल परफॉर्मेंस आउटकम्स सच एज बेंचमार्किंग एंड सेटिंग टारगेट्स एज वेल एज इनोवेशन थ्रू प्रोसेसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, आउटकम को मेजर किया जाता है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क्स. और फिर प्रोसेसेस में इनोवेशन थ्रू प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस की जाती है. तो हाई परफॉर्मेंस वर्क जो सिस्टम है उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको समझ आ जाना चाहिए कि पीपल सेंटर्ड, ओपन, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. देन फोकस ऑन एम्प्लॉय एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, लॉयल्टी एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग. और फिर यहाँ पे आपको जो आप आउटकम्स हैं वो मेजर्ड हो एज पर बेंचमार्किंग, और फिर प्रोसेस में इनोवेशन लेके आई जाए थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो ये बेसिकली बिकॉज अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस से प्रोसेस में इनोवेशन लेके आएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी और एनहांसमेंट जो है वो इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी. और उससे अगेन बॉटम लाइन इज
प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सो आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय बेकर एंड ह्यूसलेट, internally consistent and coherent HRM system that is focused on solving operational problems and implementing the firm's comparative strategy. So, आप बेसिकली बेकर ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि internally consistent and coherent HRM system that is focused on solving operational problems. So, बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम के वो ये हैं कि वो इंटरनली कंसिस्टेंट भी है, कोहेरेंट भी है आपके एचआर सिस्टम के साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ वो कोहेरेंट भी है और कंसिस्टेंट भी है, और फुल्ली फोकस्ड है ऑन प्रॉब्लम्स ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये फोकस्ड होता है टू सॉल्व इश्यूज इन दी ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंट फर्म्स कंपैरेटिव स्ट्रेटजी, और फर्म की जो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज दी बेसिकली दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। Such a system is the key to the acquisition, motivation and development of the primary intellectual assets that can be source of sustained comparative advantage. Because आगे चल के हम देखेंगे क्यों। देखिए इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो डेफिनेटली एक की फैक्टर एज अ की फैक्टर रोल प्ले कर एक एज अ की फैक्टर होते हैं या एज अ की रोल प्ले करते हैं। क्या? एक्विजिशन, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। एक्विजिशन हासिल करते हैं, मोटिवेशन और डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एसेट्स। जो जितने भी प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं उन सब की एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन बेसिकली के लिए ये दीज आर द की these system are the key systems। ठीक है, और अल्टीमेटली इनसे क्या होता है कि आप फिर जो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको आप सस्टेन करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो तमाम एफर्ट है, जो तमाम फोकस है और जो तमाम स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, दैट इज टू फर्स्ट ए इज टू अटेन या ऑब्टेन द कंपैरेटिव एडवांटेज एंड देन टू सस्टेन। पहले हासिल करें और फिर उस पे उसको सस्टेन करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हासिल कर लें, सस्टेन ना करें, कोई फायदा नहीं है, और सस्टेन तो कर ही नहीं सकते जब तक कि आप हासिल नहीं करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज टू बेसिकली हैव द कंपैरेटिव एडवांटेज एंड देन टू सस्टेन इट, और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको फिर ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स की जरूरत पड़ती। सो मूविंग अहेड, बेसिकली जैसे कि हमने बात की कि ये सिस्टम्स क्यों ऐसा बेसिकली होता है, इसलिए लिंक्स द फर्म सिलेक्शन एंड प्रमोशन डिसीजंस टू वैलिडेट कॉम्पिटेंसी मॉडल्स। सो बेसिकली यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हैं ये लिंक कर देते हैं फर्म की सिलेक्शन एंड प्रमोशन डिसीजंस को विद कॉम्पिटेंसी मॉडल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरिट पे सिलेक्शन होती है, कॉम्पिटेंट पीपल को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, जब तक आपके पास ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होगा, आप हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। डेवलप स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर द स्किल्स डिमांडेड बाय द फर्म स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब बड़ी जरूरी चीज है कि आपके पास जो स्किल्स हैं जो कि आपको चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, वो आपको टाइमली नहीं मिलती या इफेक्टिव नहीं होती, तो फिर पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाता है। सो यहाँ पे ये कहते हैं कि जी डेवलप स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव सपोर्ट। सो ऐसी स्ट्रेटजीज यहाँ पे डेवलप होती हैं जो टाइमली और इफेक्टिवली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सी? फॉर द स्किल्स डिमांडेड, जो कि स्किल्स चाहिए होती हैं फर्म को अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो दैट कैन बी डन है। Enact compensation and performance management policies that attract, retain, motivate high performance employees. Very important. देखें आपको हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स जो हैं ये आपको इनैक्ट करते हैं कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसीज। देखें अब जो कंपनसेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो अगर इन प्लेस नहीं है तो क्या होता है? लॉयल्टी नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी, उनको किसी को पता ही नहीं होगा कि उनको क्या रिवॉर्ड मिलना है क्या नहीं मिलना, और रूटीन का काम करना है, कोई और
फिर डेफिनेटली एक वर्कर है जो काम कर रहा है, जिसको आप लेट्स से 10,000 रुपया महीना सैलरी दे रहे हैं, और उसको पता है कि उसकी कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होनी है, उसकी कंपनसेशन बेसिकली रूटीन की चीज़ है, तो वो क्या करेगा, उसको कोई 11,000 देगा वो वहाँ मूव कर जाएगा, 12,000 देगा वो वहाँ मूव कर जाएगा, क्योंकि उसकी लॉयल्टी नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ करेगी क्या। सो इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम में आपकी कंपनसेशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसीज जो हैं वो इन प्लेस हों, और ये क्या क्या रोल प्ले करती हैं, टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट हाई परफॉर्मेंस वर्क एम्प्लॉयज। तो ये मोटिवेट भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिटेन भी करते हैं जितने भी आपके हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज हैं उनको। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम का। अब हम देखते हैं बेसिकली हाई परफॉर्मेंस वर्क जो सिस्टम है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट सिनेरियोज में। सो ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ HR प्रैक्टिसेस इन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम है। तो हम इसको देखते हैं कि ये जो HR प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं इन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स के साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर 1993, तो यहाँ पे ये देखते हैं केयरफुल एंड एक्सटेंसिव सिस्टम्स फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि केयरफुल एंड एक्सटेंसिव सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग जो है वो US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है ये अडॉप्ट किया हुआ। फॉर्मल सिस्टम्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑफ शेयरिंग विद एम्प्लॉयज वो भी इन प्लेस है। क्लियर जॉब डिजाइन, तो जॉब डिजाइन इज वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन, नो एम्बिग्विटीज। फिर हाई लेवल पार्टिसिपेशन प्रोसेस, और हाई लेवल पार्टिसिपेशन बहुत है। पार्टिसिपेशन से क्या होता है, आपकी ओनरशिप डेवलप होती है। मेंटरिंग ऑफ एटीट्यूड्स, सो अगेन मेंटरिंग ऑफ एटीट्यूड्स ये बड़ा रोल प्ले करता है कि जहाँ जो सुपरवाइजर देखता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज एन इशू, तो वो मेंटरिंग करते हैं। सो मेंटरिंग इज जस्ट लाइक दैट प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस टू योर सबऑर्डिनेट्स that okay, these are the corrective measures, that something is wrong here and then you need to be doing something which is right. So ये important चीज़ है। performance appraisals होते हैं because of course at the end of the day जो employee है वो जो काम कर रहा है उसको आइडिया हो कि ओके मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, मेरे से पूछा जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में कि जो मुझे टारगेट्स दिए हैं बेंचमार्क अगेंस्ट द बेंचमार्किंग, तो वो मैंने अचीव किए या नहीं किए। अगर किए हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो ही एक्सपेक्ट्स दैट यू विल गेट रिवॉर्ड, और अगर नहीं किए तो ऑफ कोर्स ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ही कुड बी आस्क्ड टू गो होम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन प्रॉपरली फंक्शनिंग ग्रीवियंस प्रोसीजर्स, यहाँ पे जो ग्रीवियंस प्रोसीजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो भी बड़े ज़रूरी हैं होने, बिकॉज अगर आप उन सिस्टम्स को इन एरियाज को एड्रेस नहीं करेंगे तो एक डिसकंटेंटमेंट बढ़ेगी, डिमोटिवेशन जो है ना, लोग डिमोटिवेटेड होंगे। Then promotion and compensation schemes and that provide for the organization and reward of high performance employees. तो यहाँ पे promotion compensation schemes जो हैं वो basically introduce हैं जो कि recognize करती हैं high performance employees और उनको reward देते हैं। तो ये basically HR practices हैं जो high performance work systems में होती हैं, और इसमें US Labor Department पे इन्होंने ये जो schemes हैं ये जो प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने अप्लाई किए। ओके, नाउ बेसिकली एप्पलबाम इन 2000 वो क्या कहते हैं हम उनको भी देख लेते हैं। वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड टू परमिट फ्रंट लाइन वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस दैट अल्टर ऑर्गेनाइजेशन रूटीन। तो वो ये कहते हैं कि जी जो वर्क है वो जो वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड टू परमिट फ्रंट लाइन वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस दैट अल्टर ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क भी है। Workers require more skills to do their job successfully and many of these skills are firm specific। और यहाँ पे ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसमें ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रोवाइड करेंगी तो इट विल बी आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। Workers experience greater autonomy Workers experience greater autonomy over their job tasks and methods of work। तो यहाँ पे एक greater autonomy basically लोग experience करते हैं। Incentive pay motivates workers to extend extra effort in developing skills। यहाँ पे again
जो आपकी जो इंसेंटिव्स हैं वो मोटिवेशन लेवल बेसिकली लेके आते हैं लोगों में, और वो फिर अपनी जो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए स्किल डेवलपमेंट है वो भी करते हैं। Employment security provides frontline workers with long-term stakes in the company and reason to invest in its future. तो जो employment security है वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। अब वर्कर्स को अगर पता है कि वो उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है तो मोटिवेटेड होंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे और वो लॉन्ग टर्म में कंट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज दे नो दैट दे आर इन्वेस्टिंग देयर इन देयर फ्यूचर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स में इन प्लेस होता है। थर्ड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम देख लेते हैं संग एंड एस्टन। और यहाँ पे हमने ये देखा कि संग एंड एस्टन ने जो चीज़ें प्रपोज की, जैसे अभी हमने डिस्कस की कि इसके अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस है, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं, और फिर रिवॉर्ड एंड बेसिकली कमिटमेंट है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं अगेन दे हेल्प इन मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, और फिर ये हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हैं उनको बेसिक वहाँ ही इन प्लेस होती हैं। उसके बाद थॉमसन एंड हेरोइन जो है अकॉर्डिंग टू देम जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हैं वहाँ पे जो एचआर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं जी इंफॉर्मेशन शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सोफिस्टिकेटेड रिक्रूटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 or more days of the job training in last year। तो वो कहते हैं कि किसी भी एक साल मतलब जो भी पिछला साल है उसमें 5 जो भी साल गुजरा आप जो भी गुजरा है या जिस साल में भी आप हैं, आपको साल में 5 दिन जो हैं वो ट्रेनिंग जो है वो आपको, और 5 or more days of the job training। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है मिनिमम 5 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो ये ज़रूरी है एक साल में एम्प्लॉयज़ को करवाना। सेमी और टोटली ऑटोनमस वर्क टीम्स, सो आप या तो सेमी और टोटल ऑटोनॉमी दें जो टीम्स को टू वर्क। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टीम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, आपका कम्युनिकेशन लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका कम्प्रीहेंशन लेवल, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, वो आप वहाँ पे आपको बैरियर्स आएंगे और आप सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। परफॉर्मेंस फीडबैक भी बड़ा ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट, वर्क काउंसिल, सजेशन स्कीम्स, ओपिनियन सर्विस, ये इन्वॉल्वमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जी जो रिवॉर्ड्स हैं वो टीम बेस्ड होने चाहिए। टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप स्कीम्स, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये दे बिलीव्ड कि टीम बेस्ड रिवॉर्ड होने चाहिए, एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप स्कीम होनी चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम होनी चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस इन हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। तो ये आपने डिटेल में देखी है, इनको आप एक दफ़ा फिर देखिएगा, इनको समझने की कोशिश करें। ये बड़ी सिंपल है और ये बेसिकली जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं ये इन प्लेस होती हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स में, और तभी जो सिस्टम्स हैं वो बेसिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं उसके अंदर, और वो प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत अमेजिंग होती है। जिस सिस्टम में आप देखें कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मेजर जो एलिमेंट होगा बैकग्राउंड में कि हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम वर्क स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इन प्लेस है। बिकॉज यू विल सी फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है कि यार किस लेवल पे आपका जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बेसिकली ऑपरेशनल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेट्स बेसिकली डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे डेवलप होती है। हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी अलाइंड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो ये तो बेसिक, दिस इज समथिंग विच इज बेसिक कि आपका जो हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है वो अलाइन होनी चाहिए विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। जब तक उसकी अलाइनमेंट नहीं है विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी तो आपका हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम फायदा नहीं है उसका। तो उसकी अलाइनमेंट बड़ी जरूरी है। फिर अब हम देखते हैं कि जी एग्जांपल्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क इंग्रेडिएंट्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हाई परफॉर्मेंस की जो वर्किंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं।
चलिए जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम एग्जांपल्स देते हैं और फिर हम ये देखते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ की इसलिए मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आप फायदा हो। सो हेलो फूड्स, ये हेलो फूड्स नहीं है, HELLO हेलो नहीं है, हेलो फूड्स, हेलो HALO, हेलो फूड्स। तो हेलो फूड्स की एग्जांपल है, a strategy that maintains competitiveness by increasing added value through the efforts and enhanced capability of all staff. So हेलो फूड्स के अंदर बेसिकली ये देखते हैं, इन्होंने बेसिकली जो एप्लीकेशन है बेसिकली हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे ये दीज बेसिकली स्ट्रेटजीज हैज बीन अडॉप्टेड। ठीक है, बेसिकली ये क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी दैट मेंटेन्स कंपैटिटिवनेस बाय इंक्रीजिंग एडेड वैल्यू थ्रू द एफर्ट्स एंड एनहांस्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल स्टाफ। तो इन्होंने बेसिकली कैपेसिटी ऑफ स्टाफ को जो है उसको इम्प्रूव किया है थ्रू enhanced value addition हुई है through in order to maintain the competitiveness. The integration of technical advancements, basically the integration of technical advancement with people development. तो जितनी भी जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, अगर आप उनको मद्देनजर रखते हुए अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको लोगों को इक्विप करेंगे, तो अल्टीमेटली वो एप्लीकेशंस जो हैं वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूइंग रिलायंस ऑन टीम वर्किंग एंड इफेक्टिव लीडरशिप विद इनोवेशन एंड सेल्फ एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स। तो यहाँ पे उन्होंने एक तो टेक्नोलॉजिकली इक्विप किया अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर टीम वर्क पे वो रिलाई करते हैं, इफेक्टिव लीडरशिप पे वो रिलाई करते हैं, और फिर इनोवेशन एंड सेल्फ एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स। सो सेल्फ टीम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर भी वो बिलीव करते हैं। सो हेलो फूड्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम वर्क इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ये हैं कि इंटीग्रेशन, लर्निंग डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल्स एनहांसमेंट, टीम वर्क, ठीक है। तो उसमें ये बेसिकली इन्होंने अप्लाई किया हुआ। लैंड रजिस्ट्री के अंदर देखते हैं हम कि वो क्या कर रहे हैं। Organizational changes to streamline processes, raise skill levels and release talent. Managers who could see that the problems were as much culture as organizational. Recruitment of people whose attitude and aptitudes match the needs of high performance work systems. So यहाँ पे लैंड रजिस्ट्री के अंदर ये देखते हैं कि organizational changes to streamline processes. स्टीम बेसिकली एक तो चेंज को अडॉप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बेसिकली अल्टीमेटली क्या होता है उनके साथ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अल्टीमेटली वो अपना कंपैरेटिव एडवांटेज लूज कर जाते हैं और अगेन सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर उनका जो रिक्रूटमेंट एलिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो उन लोगों को रिक्रूट करते हैं जिनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड इन लाइन विद द हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस हो। उसके बाद बेसिकली मेट्योर हैवी व्हीकल ब्रेकिंग सिस्टम पे वो वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या अपनी जो इंग्रेडिएंट्स है, परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट्स अप्लाई किए हुए। स्किल्स एनहांसमेंट, जैसे कि हमने कहा, स्किल एनहांसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, particularly of management and self-management skills using competence framework. अब वहाँ पे जो स्किल एनहांसमेंट है वो बेसिकली मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों के ऊपर दे फोकस। टीम वर्किंग स्किल्स के ऊपर भी वो फोकस करते हैं। एक्सपीरियंस यूज्ड ऑन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टीम वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्किंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर। लिंकिंग लर्निंग, इन्वॉल्वमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लर्निंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इन्होंने लिंक कर दी है। सो लिंकिंग लर्निंग, इन्वॉल्वमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो लर्निंग को, इन्वॉल्वमेंट को, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लिंक कर दिया इन्होंने। दिस इज ऑल्सो बेसिकली वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। ऑरेंज बॉक्स जो है बेसिक वो क्या करता है, अ स्ट्रेटजी दैट रिलाइज ऑन कॉन्स्टेंट reinvention of operational capabilities, engagement and development of existing talent, and initiative in productivity improvement. तो यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में
एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टैलेंट, एम्प्लॉयज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को डेवलप भी करें, उसको एंगेज भी करें। और बेसिकली इनिशिएटिव्स ने प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में। सो जितने ही ज्यादा इनिशिएटिव होंगे टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंगेजमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, तो वो एलिमेंट ऑफ बेसिकली टीम वर्क डेवलप होगा, एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट डेवलपमेंट होगा। तो जब तक एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट नहीं आप क्रिएट कर सकेंगे, एनवायरमेंट ऑफ अचीवमेंट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तो फिर बाकी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो ऑरेंज बॉक्स में ये चीजें बेसिकली इन्होंने ये बेसिकली इम्प्लीमेंट की हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्किन लेमा में विजन एंड वैल्यूज वर्कड थ्रू बाय मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर। सो बेसिकली यहाँ पे विजन एंड वैल्यूज वर्कड थ्रू बाय मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। तो यहाँ जो विजन एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो दैट हैज बीन ट्रांसमिटेड थ्रू मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। Engagement of everyone in the organization and establishment of a continuous improvement culture। अब यहाँ पे engagement जो है, everybody is engaged, और एक culture develop कर दिया उन्होंने for continuous improvement। So ये culture बड़ा important है for continuous improvement। जब आप culture of continuous improvement develop करते हैं तो फिर all the time you are striving for excellence, all the time you are learning, all the time you are developing, all the time you are in basically refining your skills, और फिर साथ साथ एप्लीकेशन होती है और फिर साथ साथ आपको उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एज ए बेसिस ऑफ चेंज, जैसे मैंने आपको कहा कि चेंज को अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सो यहाँ पे लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ चेंज उसने एम्फसाइज किया। अब यूनाइटेड वेल्श हाउसिंग एसोसिएशन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स की, वो बेसिकली देखें वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने अप्लाई किया है इंग्रेडिएंट्स, लिंकिंग ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन विद बेटर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उन्होंने लिंक कर दिया बेटर एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस विद बेटर परफॉर्मेंस, यूजिंग स्टाफ एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पे स्टाफ एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज किया टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। फोकसिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑन द कैस्केडिंग ऑफ पार्टनरशिप कल्चर। तो यहाँ पे उन्होंने फोकस किया ऑन द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सो अब ये जो वर्क सिस्टम्स हैं, हाई बेसिकली दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। और ये अगर हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम के इंग्रेडिएंट्स आप समझ जाएं तो उस इनमें से आप बेसिकली दे आर सम ऑफ द अदर, एंगेजमेंट है, मोटिवेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट है, ये सब चीजें ऑलमोस्ट आप हर जगह पे आपको मिलेंगी। और डिफरेंट कल्चर के अंदर बस देखिए हमने वो जो बात की अप्रोप्रिएट की, हम जो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल डिमांड्स, कल्चरल डिमांड हम बात करते हैं कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स की, वो आप अप्लाई करेंगे। उन प्रैक्टिसेस को जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उन इंग्रेडिएंट्स को जब आप वहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा, एक कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस डेवलप होगा। और उसके बाद जब आप हाई परफॉर्मेंस वर्क स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे, आप अपने विद द अलाइनमेंट ऑफ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज, तो बॉटम लाइन इज you will get a comparative advantage, and then it will result in the profit maximization or basically increasing the shareholders wealth. So students, let's move ahead और फिर हम देखते हैं हाई परफॉर्मेंस कल्चर। हाई परफॉर्मेंस कल्चर की जब हमने बात की तो अब हम इसको देखते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। The characteristics of high performance culture are a clear line of sight exists between the strategic aims of the organization and those of its departments and its staff at all levels। जैसे हमने बात की कि जब आप मोटिवेशन, जब आप एंगेजमेंट, जब आप टीम वर्क, जब आप ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें आप डेवलप करते हैं तो कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पहला इसने पॉइंट रेस किया है वो ये है कि क्लियर साइट एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रेटेजिक एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका क्लियर विजन है, आपको
क्लियरली पता है कि आपका जो डिपार्टमेंटल लेवल पे, स्टाफ लेवल पे आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं। हर बंदे को पता है, हर लेवल पे पता है कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक क्लैरिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना बड़ा जरूरी है। और इसी से आप बिकॉज आप एफर्ट पे उसमें लगाते हो ना कि आपका एफर्ट क्या है, आप अपना पूरा एफर्ट डिवोट करते हो टू अचीव दैट ultimate objective. People know what is expected of them. Definitely, जब आपकी पार्टिसिपेशन होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर आपको पता भी होगा कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। They understand their goals and accountabilities, और फिर ऑफ कोर्स उनको अपने गोल्स भी पता है और अकाउंटेबिलिटी का भी पता है। उनको सब चीज़ें पता होती हैं भाई कि ये हमने इनपुट करना है, ये हमने अचीव करना है, तो ये हमें बेसिकली ये हमारे गोल्स हैं और ये हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ये हमारी पनिशमेंट होगी। तो ऑफ कोर्स ये पता होता है इन सिस्टम्स में। People feel that their job is worth doing and there is a strong fit between the job and their capabilities. अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन होगी, उसी वक्त मोटिवेशन होगी जब लोग फील करेंगे कि उनकी जॉब इज वर्थ डूइंग, और देन वो फिर जब उसी वक्त बिलीव करते हैं कि अब उनकी जो जॉब है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फिट है बिटवीन बेसिकली द जॉब एंड देयर कैपेबिलिटीज, कि उनकी जो एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो जॉब बेसिकली इसमें इंटीग्रेटेड, दे विल एंजॉय डूइंग। इफ समबडी वांट्स टू बेसिकली जो आपने देखा होगा कि समबडी वांट्स टू ड्राइव, जो ये स्पोर्ट्स कार जो ये फार्मूला 1 रेस में काम करते हैं, जो चलाते हैं गाड़ियाँ, अब उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, रैश ड्राइविंग। सो वंस उनका एक एटीट्यूड होता है, until and unless you have that attitude you can't do that। अगर आप पायलट बनना है आपने, तो आप पायलट के लिए आपका एक एटीट्यूड होगा। अगर आपने सोल्जर बनना है तो आप सोल्जर के लिए आपके पास आपका एक एटीट्यूड है। अगर आपने बेसिकली डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपको एक एटीट्यूड चाहिए। सो हर जॉब के लिए, जो भी आपने जॉब करनी है, जो भी जिसमें आपने स्पेशलाइज करना है, उसके लिए यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड। अगर आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं, आप अगर आप डिग्री ले भी लेते हैं, उस प्रोफेशन में चले भी जाते हैं, तो आप वो मिसफिट होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी पब्लिक सर्विस में भी हमने देखा है, बहुत सारे प्रोफेशन में देखा है हमने कि बहुत से लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और फिर वो सीएसएस करके वो ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। सो अल्टीमेटली अब दैट इज बेसिकली वो क्यों आते हैं। अब ये तो बेसिकली यू नीड टू डू अ सर्वे, लेकिन उसका जो मेजर कॉज होती है वो यही होती है कि वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर व्हाट दे हैव डन एंड दे वांटेड टू मूव टू समवेयर एल्स, बिकॉज उनकी एबिलिटी है, नॉलेज है, वो कॉम्पिटेंस है कि वो टेस्ट पास कर सकते हैं, उनके अंदर वो करिश्मा है, तो वो पब्लिक सर्विस की तरफ चले जाते हैं। सो अगेन डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड क्या है, और उस एटीट्यूड के मुताबिक फिर अगर आपको पता हो कि इट्स अ फिट बिटवीन योर जॉब एंड योर एबिलिटीज, तो फिर आप इंजॉय करते हैं, और फिर वहां पे हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम आता है। इफ अ हार्ट सर्जन एंजॉयज इन डूइंग द हार्ट सर्जरी, और उसका एक एप्टीट्यूड भी हो, और वो फाइननेस भी उसके हाथ में हो, तो वो बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हार्ट सर्जन जो है वो सर्जन तो बन गया है, लेकिन उसके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है, उसके अंदर वो फिट नहीं आ रहा उस सिस्टम के अंदर, तो अल्टीमेटली दिस लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ एट रिस्क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई फ्रॉम वर्क सिस्टम्स में उसी वक्त मोटिवेशन आती है व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन एंड अ फिट बिटवीन द कैपेबिलिटीज एंड द जॉब। People are empowered to maximize their contribution, और फिर यहाँ पे लोग people are empowered to maximize their contribution. It's clear enough. Management defines what requires in the shape of performance improvement, set goals for success and monitors performance to ensure that the goals are achieved. तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली मॉनिटर भी करती है, गोल्स भी सेट करती है, और फिर वहाँ पे उनको मॉनिटरिंग भी होती है, और ताकि वो गोल्स जो हैं वो अचीव हों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन इज ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद जो हम देखते हैं हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर्स में, उसके अंदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम द टॉप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम द टॉप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लीडरशिप टॉप पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आप सिस्टम को इफेक्टिव नहीं बना सकते, which basically engenders a shared belief
इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे टॉप लेवल पे अगर बाय इन है तो चीज़ें चलेंगी, अगर टॉप लेवल पे बाय इन नहीं है तो बड़ा मुश्किल है चीज़ों को सस्टेन करना। देयर इज अ फोकस ऑन promoting positive attitudes that result in an engaged, committed and motivated workforce। तो यहाँ पे फोकस होता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पॉजिटिविटी आपके सिस्टम में नहीं होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तो फ्रिक्शंस डेवलप होंगी। जब फ्रिक्शंस डेवलप होंगी तो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम चलेगा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं चलेगा, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम दूर की बात है। सो यहाँ पे basically one needs to be focused on promoting the positive attitude in result of basically engaging a commitment and motivations of the workforce. Performance management processes are aligned to business goals to ensure that people are engaged in achieving agreed objectives and standards. Then capabilities of people are developed through learning at all levels to support performance improvement, and people are provided with the opportunity to make full use of their skills and abilities। ये बड़ा important है। फिर a pool of talent ensures a continuous supply of high performance in key roles। तो यहाँ पे एक pool आप develop करते हैं जहाँ पे आपको continuous supply of high performance जो है at key roles वो मिले। फिर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं एम्प्लॉइज को टू यूज देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज एट द फुलेस्ट। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एरियाज। और इसके बाद ये 3 मैं और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। सो पीपल आर वैल्यूड एंड रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको वैल्यू किया जाता है और उनको रिवॉर्ड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने एक जो एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है और उसको आप रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो और एक काम नहीं कर रहा उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बेसिकली कोलैप्स कर देगी। तो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एम्प्लॉइज दोज हु परफॉर्म शुड बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस, और फिर यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है इन डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। और फिर देयर इज अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, टीम वर्क, एम, यस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमने बात की कि द कल्चर, द क्लाइमेट, सो देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड टीम वर्क एम्ड एट डिलीवरिंग अ डिस्टिंक्टिव सर्विस टू द कस्टमर। देखिए कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द बॉस। तो यहाँ पे एक क्लाइमेट डेवलप की जाती है ऑफ ट्रस्ट एंड टीम वर्क, और उसका एम क्या होता है कि आपने कस्टमर को एक डिस्टिंक्टिव सर्विस देनी है, उसको बेस्ट सर्विस देनी है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स के अंदर हम ये देखते हैं ये सब चीजें, और इसके अंदर फिर फर्दर इफ यू मूव अहेड, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स प्रोवाइड द मीन्स फॉर क्रिएटिंग अ परफॉर्मेंस कल्चर। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स जो हैं वो बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि आपका एक परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट हो। दे एम्बॉडी ways of thinking about performance in organization and how it can be improved। और यहाँ पे बेसिकली जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हैं ये एक थिंकिंग क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपका जो सिस्टम्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी और सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम द टॉप। और जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोग्राम अगर ऊपर से लीडरशिप आएगी फ्रॉम द टॉप तो तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं आएगी तो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप बाइंड नहीं होगा तो ये फिर हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हो सकता, बिकॉज इसके लिए आपको बड़ा एफर्ट चाहिए। ये कुछ इतनी आसानी से नहीं हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम बन जाता कि जी आपने ये बस सारा मिक्स लिया और आपने कर दिया। नो 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 नो, ये बड़े एफर्ट से, इस तरह तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स हों और हर ऑर्गेनाइजेशन फिर जो है वो थ्राइव कर रही हो। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर इसका बाइन जो है वो टॉप लीडरशिप देती है। टॉप लीडरशिप का बाइन आएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी तो फिर तभी आपका हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बड़े चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। और इसमें हमने देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स, द लाइन मैनेजर्स, टीम लीडर्स, एम्प्लॉइज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी इन्वॉल्व्ड एज मच एज पॉसिबल थ्रू सर्विस, फोकस ग्रुप्स एंड वर्कशॉप्स। तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स में जो इन्वॉल्वमेंट है सब लोगों की वो बड़ी ज़रूरी है,
जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे लोगों को, जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सिस्टम्स बेसिकली इंटीग्रेट नहीं होंगे आपस में। सो इसमें लाइन मैनेजर्स हैं, टीम मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आप इंगेज रखें थ्रू वेरियस फॉर्म्स, सर्वेज हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, और इनसे इनपुट लें कि व्हाट दे फील, व्हाट एनवायरमेंटल चेंजेस क्या आ रही हैं, ताकि आप उस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर, और इसमें हमने बेसिकली ये देखा है कि हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स जो हैं, हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर जो है, हाई परफॉर्मेंस वर्क ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं इन बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो हाई परफॉर्मेंस वर्क स्ट्रैटेजीज हैं वो बेसिकली दे बिकम द इंटीग्रल पार्ट which basically integrate with the HR strategies, and these HR strategies integrate with your overall business strategies, and ultimately brings out a competitive advantage for the organization, which in return basically results in the productivity and profitability. So students, till the next lecture, apna khayal rakhiyega, God bless you, and Pakistan Zindabad.